नमस्कार, मैं हूं विष्णु शंकर। यह TV9 डिजिटल। भारत के विभिन्न राज्यों में हुए उपचुनावों के लिए पड़े वोटों की गिनती आज हुई है और नतीजे लगभग स्पष्ट हो चुके हैं। मेरे साथ हैं TV9 डिजिटल के एग्जीक्यूटिव एडिटर कार्तिकेय शर्मा। कार्तिकेय, स्वागत है। ये बताइए कि जो बड़ी तस्वीर, बिग पिक्चर उभर के सामने आ रही है इन नतीजों से, वो क्या है? देखिए, बड़ी तस्वीर ये है कि जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनका जो जलवा है वो बरकरार रहा है। लगभग सभी रीजनल पार्टीज़ का। टीआरएस का उतनी मैं नहीं कह सकता कि जिस तरीके से उनसे एक परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड थी वो हो पाई है, लेकिन मोटा मोटी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर अपना वर्चस्व उत्तर पूर्व में साबित किया है। लेकिन ये लड़ाई कांटे की रही है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का पूरे देश में सुपड़ा साफ हो गया है। मोटी बात ये बस ये है कि मैं आपको बोलना चाहूँगा कि इससे ये पता लगता है कि जो बाई इलेक्शंस होते हैं उसमें अगर कैंडिडेट अच्छे हो, कैंपेन आपकी फोकस्ड हो, तो चाहे कितना भी जलवा हो बड़ी पार्टी का, आप उसे एक अच्छा चैलेंज दे सकते हैं। तो आप सोचिए, जहाँ कांग्रेस को किसी कॉन्टेस्ट में नहीं लिया जा रहा है, उसकी भी इतनी सीटें आ गई कि वो अब करीब खड़ी दिखाई देती है भारतीय जनता पार्टी के। तो मैं बोलूँगा बिग पिक्चर ये है कि पॉकेट्स में कुछ पार्टियों ने कहीं ना कहीं अच्छा किया है, ख़राब किया है, एक मिक्स्ड बैग है। इससे ये नहीं लगता कि पूरे देश में एक हिंदुत्व का मोमेंटम है, हिंदुत्व पॉलिटिक्स का जो मोमेंटम है, ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है। कुछ पॉकेट्स अच्छी रही, कुछ पॉकेट्स खराब। लेकिन ये जरूर लग रहा है कि क्षेत्रीय पार्टियां अपने अपने इलाकों में अच्छा कर रही हैं। क्षेत्रीय पार्टियां अपने अपने इलाकों में अच्छा कर रही हैं और उसके साथ साथ ये भी साफ आता है क्षेत्रीय नेता भी अच्छा कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम हेमंत बिस्व शर्मा का है। मैं आपसे पूछने वाला था कि पूर्वोत्तर में आपने कहा कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। जरा इसको स्पष्ट कीजिए, क्या कहना चाह रहे थे आप? देखिए, मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि जब हम बोल रहे हैं कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है उत्तर पूर्व में, देखिए कांग्रेस एक वक्त में माना जाता था कि जितनी भी सीटें हैं 30+ लोकसभा की, इसमें से 25 तो कांग्रेस की आएंगी आएंगी। ये कांग्रेस का एक वो बैस्टन माना जाता था। लेकिन 2014 के बाद ये बैस्टन क्रम्बल हुआ। ये बैस्टन ऐसे क्रम्बल हुआ कि जो अदालती मामले में जो असेंबली का मामला था अरुणाचल प्रदेश का, वो चला गया। दूसरा, इलेक्शन जीत लिया जिस पे किताब लिखी गई बैटल ऑफ सरायघाट, खिलौंजिया सरकार, वो पूरा राम माधव का प्रोजेक्ट था। उसके बाद दूसरी चीज़ें ये हुई कि जो लॉक स्टॉक एंड बैरल जिसे हम बोलते हैं, कांग्रेस की जो स्टेट डिवीजन थी पूरी की पूरी डिसॉल्व हो गई। जैसे मणिपुर में सोचिए पीसीसी चीफ ही जाके ज्वाइन कर गया भारतीय जनता पार्टी। एक ये हुआ। दूसरा, मेघालय में रीजनल पार्टी स्ट्रांग हो गई, मिजोरम में रीजनल पार्टी स्ट्रांग हो गई, नागालैंड में भी रीजनल पार्टी का दबदबा हो गया। कहने का मतलब है कि कांग्रेस एकदम तीसरे नंबर पे चली गई और बीजेपी और रीजनल पार्टीज में लड़ाई हो गई। तो अगर आप वहां देखें कि इतनी अराजकता थी, इतनी लड़ाई थी, एनआरसी को लेकर इतना इशू था। अभी हाल तक असम और मिजोरम के बीच फायरिंग विवाद हो रहा था, जी बिल्कुल, फायरिंग हुई थी उसको लेके। तो उसमें फायदा किसका हुआ? मिजोरम में रीजनल पार्टी जीत गई, आसाम में हेमंत बिस्व शर्मा ने सारी सीटें स्वीप कर ली। यानी कांग्रेस इस तरह के पोलराइज्ड एथनिक पॉलिटिक्स में उसका सफाया हो गया। कहने का मतलब है कि जो बड़ी टैली में जो बिग पिक्चर आप बोल रहे हैं, अगर बीजेपी का दबदबा दिख रहा है तो बीजेपी का दबदबा आपको इसलिए नहीं दिख रहा कि उसने हिमाचल प्रदेश या राजस्थान में या वेस्ट बंगाल में बहुत अच्छा किया है। ये दबदबा इसलिए दिख रहा है क्योंकि उसने उत्तर पूर्व में अच्छा किया है। अभी आपने हेमंत बिस्व शर्मा का नाम लिया था, वो NEDA नेडा के संयोजक हैं। उनकी भूमिका कैसी रही इस बार, उनका क्या रोल रहा, ये बताइए। देखिए, मैं कहूँगा कि वो आसाम के नेता हैं, प्रभार उनको पूरे उत्तर पूर्व का दे रखा है भारतीय जनता पार्टी में। उन्होंने अपना स्टेट डिलीवर कर दिया। लेकिन आप देखें तो मेघालय में, मिजोरम में बाकी रीजनल पार्टीज जीती हैं। ऐसा नहीं है, इवन नागालैंड में तो वर्चस्व बीजेपी का आसाम में है। लेकिन जो छोटी रीजनल पार्टीज हैं, जब ये राज्य बने थे असम को तोड़ के और रीजनल पार्टीज का दबदबा हुआ था वहाँ, तो वो दबदबा वापस आ गया है। यानी जिसमें कांग्रेस वर्सेस रीजनल पार्टी था नॉर्थ ईस्ट में, अब वो बीजेपी वर्सेस रीजनल पार्टीज हो गया है। तो एक तरीके से भारी घुसपैठ है भारतीय जनता पार्टी। मैं कहूँगा मेन स्ट्रीमिंग हो गई, घुसपैठ भी नहीं बोलूँगा, बीजेपी की नॉर्थ ईस्ट में मेन स्ट्रीमिंग हुई है। कांग्रेस के लिए क्या विकल्प बचता है? कांग्रेस की राजनीति के लिए वहाँ विकल्प भी बचता है कि पहले संगठन में लोग चाहिए, नेतृत्व चाहिए। आपका बेसिक स्टेट लेवल पर नेतृत्व नहीं है। तो नॉर्थ ईस्ट एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा कि संकेत है कांग्रेस के लिए कि ग्रास रूट्स पे काम करना ज़रूरी है। अब उत्तर भारत के बारे में बात करते हैं। उत्तर भारत में राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार इत्यादि में उपचुनाव हुए थे। 3 लोकसभा के लिए उपचुनाव हुए, मंडी में, दादरा नगर हवेली में और एक तेलंगाना में भी हुआ है। वहाँ पर क्या स्थिति है?
देखिए, मोटी बात यह है कि बहुत करारा झटका है भारतीय जनता पार्टी के लिए। हिमाचल प्रदेश और राजस्थान तीनों की तीनों सीटें स्वीप की हैं कांग्रेस ने। वहाँ हिमाचल प्रदेश पे विधानसभा की, लोकसभा में कैंडिडेट जीत गया उनका, वीरभद्र सिंह की पत्नी। मंडी से कांग्रेस ने दोनों सीटें मतलब में बढ़त बनाई हुई है, एक तो जीत ली है राजस्थान में, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि राजस्थान में एक सीट पे कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पे चल रही है। तो इसका एक बड़ा टेकअवे है, इसका बड़ा टेकअवे ये है कि वसुंधरा राजे की पॉलिटिक्स और उनको लेके जो राजस्थान यूनिट में प्रॉब्लम चल रही है भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल वो प्रॉब्लम होगी कहीं ना कहीं वसुंधरा को। इसको लेके भारतीय जनता पार्टी किसी ना किसी तरह की ट्वीकिंग जरूर करेगी। अब आप देखिए, वसुंधरा के रिश्ते माना जाता है कि उतने बढ़िया नहीं थे अमित शाह से, एक तनाव था, लेकिन वहीं शिवराज सिंह चौहान ने एक तरह का वर्किंग रिलेशनशिप बना के रखा है। शिवराज सिंह चौहान कंसोलिडेट कर जाते हैं मध्य प्रदेश में बढ़िया तरीके से। हालांकि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव नहीं थे, लेकिन उत्तर भारत की दृष्टि से देखते हुए अभी जो 5 असेंबली इलेक्शंस होंगे 2022 की शुरुआत में, उसके बारे में कोई संकेत, हवा का कोई रुख पता नजर आता है? नहीं, मुझे लगता है मुश्किल है, क्योंकि देखिए जब स्टेट के इलेक्शंस होते हैं तो स्टेट के इलेक्शंस चीफ मिनिस्टर के उसके लेवल पे होते हैं, और वो चीफ मिनिस्टर के लेवल पे होते हैं कि भाई ये आदमी है, ये हमारा नेता है, ये स्टेट को लीड करेगा। प्रेसिडेंशियल हो गए हैं, पार्टी के नाम पे ज़्यादा कम वोट पड़ता है। अब आप देखिए ना, क्योंकि नरेंद्र मोदी की इतनी पॉपुलैरिटी थी कि 2017 का चुनाव का एकदम फ्लेवर बदल गया उत्तर प्रदेश का। बिल्कुल। लेकिन वहीं आप दूसरी तरफ देखिएगा, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी इतनी टूट चुकी है, फिर भी रिटेन करके फिर भी तीनों सीटें जीत ली उसने। तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ है कि जो इलेक्शंस होते हैं वो केवल एक बड़ी हवा पे नहीं होते। मैं आखिर में यही उदाहरण दूंगा, जब 84 में इंदिरा जी के देहांत के बाद राजीव गांधी ने स्वीप किया तो उसके बाद इलेक्शंस हुए जी यूपी के जी। उसमें लोकदल ने मेरे ख्याल से 80 सीटें जीत ली थी। और वो कैसे जीत ली सीट? क्योंकि तब जो वोट था वो इंदिरा जी के देहांत के नाम पे था। उसके बाद जब वोट था वो चौधरी साहब और बाकी सब लोगों के लिए गया, तो 80 सीटें उनको मिल गई। कहने का मतलब है कि पार्टी मरी नहीं, दोबारा जो उनका जो भी वर्चस्व था उत्तर प्रदेश में वो चौधरी चरण सिंह को मिल गया। तो कहने का मतलब है कि स्टेट इलेक्शंस के अपने डायनेमिक्स होते हैं, वो नेशनल नैरेटिव से ज्यादा भारी पड़ते हैं जब इस तरह के बाई इलेक्शंस होते हैं। अभी कुछ भी इसके बारे में, जैसे अभय चौटाला एलनाबाद से निकल गए 5000 सीट से। अब आप बोलें कि भाई जेजेपी बीजेपी कंबाइन को हरा दिया, भाई आप जेजेपी बीजेपी को हरा दिया, कांग्रेस तीसरे नंबर पे चली गई, वो अभय चौटाला का वोट था। जी बिल्कुल। आपके विचारों के लिए आपका शुक्रिया। TV9 डिजिटल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। आगे भी हम आपको उपचुनाव से जुड़ी सारी खबरें सबसे पहले दिखाएंगे। शुक्रिया।